Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब दिया है ईरान ने, और ईरान ने अपना जो ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ शुरू किया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ज़रूरी है कि हम लोग इस पूरे मामले पर डिस्कस करें और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है ये बात भी हम लोग जानें। हालांकि कल की क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई ईरान ने जवाब दिया है और ईरान ने अपने 100 ड्रोन्स भेजे थे, लेकिन रात में ही ईरान ने ये घोषणा की है कि अब इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो पूरी की पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ही होगी। तो हमारी जो आर्टिकल है उसका भी ये कहना है कि एक्सप्लोजन इन टेल अवीव जेरूशलम एज ईरान रेंज मिसाइल्स ऑन इजराइल इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो देखिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का जवाब दिया है भाई ईरान ने। फिलहाल इजराइल के ऊपर हमले किए गए हैं, बड़ी मात्रा में ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गई हैं। हालांकि वहाँ थार्ड मौजूद है तो थार्ड जवाब दे रहा है, हम लोग को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन जवाब दिया जा रहा है। और मिसाइल और ड्रोन से जो हमला हो रहा है उसको नाम दे दिया गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 क्यों बोल रहे हैं ये वाली कहानी भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो फिलहाल देखिए जैसे जैसे हमला किया था इजराइल ने, हालांकि इजराइल के हमलों की खास बात ये थी कि इजराइल ने जो हमला किया वो हमला ईरान की ज़मीन से ही किया। कई सालों से प्लानिंग कर रहा था मौसाद, और मौसाद ने अपने ड्रोन्स ईरान की ज़मीन में ही छुपा रखे थे। पहले ट्रक के माध्यम से उसने थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो ड्रोन्स भेजे और ईरान की ज़मीन पे ही अपना खुद का ठिकाना बनाया, और उस ठिकाने का इस्तेमाल उसने अब जा करके इस हमले में किया। ये बात अपना में शॉकिंग लगती है क्योंकि ईरान जैसे देश की ज़मीन पर ही इजराइल सब कुछ कर रहा था और ये बात को पता नहीं चली, और अंत में उसी की यानी जिस ज़मीन पर वो बैठा हुआ है, यानी कि जिस ज़मीन पर ईरान है, उसी ज़मीन के नीचे ईरान के लिए बारूद रखा हुआ था। बारूद के ढेर पर बैठे थे सभी लोग और वहीं से सारा हमला कर दिया। जवाब दिया गया। 100 से ज़्यादा ड्रोन पहले ही दाग दिए गए थे लेकिन सभी को निष्क्रिय कर दिया गया है हवा में ही। इसके अलावा दोबारा से हमले किए गए लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इसराइल को अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा कोई मामला निकल के नहीं आया। उसके पीछे का बड़ा रीज़न है थार्ड। दरअसल थार्ड क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है और इसराइल ने पहले ही अमेरिका से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रखा है। अब ऐसी स्थिति में जो पूरा का पूरा संघर्ष हो रहा है, जो पूरी स्थिति निकल के आ रही है, उस पूरी की पूरी स्थिति में हमें ये भी पता चल रहा है कि अमेरिका से लिया गया ये थार्ड इजराइल की बहुत मदद कर रहा है और ईरान जितने भी हमले कर रहा है उनके निष्क्रिय करने में ये बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है ना। तो जब ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है तो 1 और 2 भी तो कहीं हुए होंगे ना। दरअसल ईरान के जितने भी अभियान इजराइल के खिलाफ चल रहे हैं उन सभी को ईरान ने नाम दिया हुआ है ट्रू प्रॉमिस। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 हुआ था अप्रैल 2024 में। यह ईरान का इजराइल पर पहला बड़ा डायरेक्ट हमला था और इस दौरान 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के जवाब में ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 शुरू किया गया था और इसमें बड़ी मात्रा में इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर अक्टूबर 2024 में ही ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, क्योंकि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान ईरान जो है वो लीडर है, प्रॉक्सी हैं उसकी, चाहे बात हिजबुल्लाह की करें, चाहे हमास की करें, चाहे हूती की करें, ये सब प्रॉक्सी है ईरान की। तो जिस समय इजराइल के ऊपर हमले कर रहे थे हमास हिजबुल्लाह, तो जवाब भी दे रहा था इजराइल लगातार इसका। तो इजराइल के ही जवाब में इजराइल ने मिसाइल दागी थी लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, और वहीं पे बैठा हुआ था हसन नसरल्लाह और उसकी मौत हो गई थी उस दौरान। ये हम लोगों ने देखा था। तो पता चलता है कि हाँ भाई हत्या हो गई और इस दौरान फिर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमलों के जवाब में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 शुरू हुआ था अक्टूबर 2024 में। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ी मात्रा में हमला किया था। और अब फिलहाल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इजराइल ने शुरू किया अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन में बड़ा नुकसान पहुंचाया इसने ईरान को। ईरान के 6 अलग अलग क्षेत्रों पे इसने हमला किया, 6 अलग अलग साइट्स पे हमला किया। 4 इसके परमाणु ठिकाने थे जहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट का काम हो रहा था, 2 इसके सैन्य ठिकाने थे, सभी पे हमला कर दिया, जिसके जवाब में फिर ईरान ने अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। लेकिन मामला फिलहाल बहुत ही ज़्यादा दुखद हो रखा है ईरान के लिए भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमला किया। हालांकि जो हमला किया वो उसके ज़मीन पे ही सभी चीज़ें मौजूद थी, उन्हीं का इस्तेमाल किया, लेकिन जिन 6 ठिकानों के ऊपर हमला किया है इजराइल के द्वारा वो जगह है तबरीज़, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान।
ये सारी वो ईरान की महत्वपूर्ण जगह हैं जिनके ऊपर इजराइल ने हमले किए हैं। और इसमें जो 4 हैं, तेहरान, अराग, नतांज और इस्फहान, ये चारों इसके न्यूक्लियर साइट्स भी माने थे। यहाँ पर इसके परमाणु ठिकाने और परमाणु सुविधाएं यहाँ पर इसकी मौजूद है। इसीलिए खासतौर पर इन चारों को टारगेट किया गया। इन दोनों को टारगेट करने का मतलब ये था कि यहाँ पर इसके सैन्य ठिकाने हैं, जिसकी वजह से इन्हें टारगेट किया गया। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से टारगेट हुआ, इस टारगेट के अंदर एक बड़ा नुकसान ईरान को हो चुका है, ये भी हमें पता चल रहा है। बेशक अभी ईरान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ करके लगातार जवाब दे रहा है इजराइल के हमलों का और अपना खुद का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बड़ा नुकसान ईरान को अब तक इस पूरे की पूरी कार्रवाई में हो चुका है, क्योंकि 4 इसके बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं, वहीं 6 इसके परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। जो ईरान के अंदर परमाणु कार्यक्रम के पिता माना जाने वाला व्यक्ति था, उसको भी इजराइल के द्वारा ही एक षड्यंत्र के तहत मारा गया था। और अभी हम देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं और 4 सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। सारों के सारे सैन्य अधिकारी बड़े सैन्य अधिकारी हैं और ये सारे वो सैन्य अधिकारी हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग भी करते हैं, इजराइल को धमकियां भी देते हैं और कहते हैं कि इजराइल को हम लोग नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन अब फिलहाल जो हमला हुआ उसमें इन चारों लोगों की मौत हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की मौत हुई, इसका नाम है मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी। इसकी खास बात यह है कि यह व्यक्ति ईरान के अंदर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खेमेनेई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी है। इसकी मौत हो गई है। इसने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संभाले हैं ईरान के। दूसरा नाम है यहाँ पर जनरल हुसैन सलामी। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी था ईरान का, लेकिन अब इस घटनाक्रम में मौत हो गई है। तीसरा नाम है ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजीजादे की। तो यहाँ पर जो तीसरा नाम व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। ये भी एक प्रमुख सैन्य अधिकारी रहा है ईरान के अंदर। और चौथा नाम है जनरल गुलाम अली राशिद। तो इन चारों की मौत हो गई है इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो हमले हुए हैं उसमें। इसके अलावा जो परमाणु वैज्ञानिक हैं यहाँ पर जिनकी मौत हुई है, पहला नाम है डॉक्टर फरीदुल अब्बासी दवानी। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक रहा है ये फिलहाल ईरान के अंदर, लेकिन मौत हो गई है। दूसरे व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तहरानची। तीसरा नाम है अब्दुल हमीद मनूचेहरी। चौथा नाम है यहाँ पर अहमद रजा ज़ौलफगारी। पांचवा नाम है अमीर हुसैन फगीही और छठा नाम है यहाँ पर मोतालेब जाबे। तो इन सभी लोगों की मौत हो गई। टोटल जो डैमेज है वो डैमेज बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये तो वो बड़े बड़े प्रमुख लोग हैं जिनकी मौत की बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है ईरान के अंदर। तो इसी वजह से ईरान ने कहा है रिटेलिएट तो पूरा किया जाएगा और साथ साथ पूरा का पूरा जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पूरे का पूरा मामला स्पष्ट कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि देखो भाई, हम ईरान की इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो लगातार परमाणु बनाने की दिशा में आगे बढ़ता रहे और यूरेनियम एनरिचमेंट करे। अभी हम लोग देखते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि देखिए भाई, ईरान आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक परमाणु समझौता कर लें। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान से कह रहे हैं, बातचीत हो रही है, पर ईरान कह रहा है कि देखो परमाणु समझौता कर लेंगे लेकिन हम लोग यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए काम तो हम करते रहेंगे। अब इस दौरान बार बार इजराइल कह रहा था अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि देखो समझा लो, समझौता करवा लो वरना हमला कर दूंगा, मेरे लिए खतरा बनता जा रहा है और ये मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है लेकिन ईरान से बहुत ही नज़दीक है इजराइल, और जो भी चीज़ें तैयार कर रहा है ईरान उसके थ्रू वो कभी भी इजराइल पे हमला कर सकता है। तो इजराइल को पहले ही इस बात का डर था कि मेरे पे हमला कर सकता है। तो खुद ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्वीकार किया कि देखिए भाई, ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके पास इतना यूरेनियम है कि ये 9 परमाणु हथियार बना सकता है। और इसके साथ साथ इसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए प्लान तैयार किया। तो बेंजामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि देखो, अगर कोई देश आपसे ये कहता है कि वो आपको खत्म करना चाहता है तो उसकी बात को सीरियस लिया जाए और उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, उसको वो शक्ति हासिल ना करने दी जाए जिससे कि आपको खत्म कर सके। हालांकि नेतन्याहू का ये भी कहना है कि हमारा संघर्ष है वो लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये संघर्ष पूरा उसकी सरकार के खिलाफ है। दमनकारी सरकार है, आतंकवाद को समर्थन देती है, इसी वजह से ये पूरा अभियान किया गया है। तो मामला यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानते थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन से एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इजराइल नहीं माना और ऑपरेशन राइजिंग लायन पूरी तरह से उसने किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि देखो भाई, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन हमें जानता था कि हमला करने के लिए तैयार है इजराइल ईरान के ऊपर। और ये बात देखने वाली है कि इजराइल कभी भी कोई भी काम ना अधूरी तैयारी से नहीं करता। ये प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और जब लगा कि यहाँ सब चीज़ें ठीक है और हमला किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ हमला किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है इसको। तो यहाँ तो पूरी की पूरी तैयारी थी बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसका चीजें हुई हैं, बाकी आने वाले समय में पता लगेगा कि होगा क्या। लेकिन एक खास बात देखने वाली ये भी है कि जिन 6 अलग अलग साइट्स का चेन किया गया था इजराइल के द्वारा, क्यों किया गया था, क्या था बड़ा रीजन, तो वो रीजन आप लोग को यहाँ बताते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण साइट है नतांज।
यहाँ पर एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है और ये सबसे महत्वपूर्ण एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है ईरान का, जिसके ऊपर हमला किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद ये सेंटर है। ये सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार इसकी 2002 में सामने आई थी। यहाँ माना जाता है कि इस साइट में इतना अधिक यूरेनियम है जिससे आप 9 परमाणु हथियार बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज भी लगे हुए हैं। ये जो एडवांस सेंट्रीफ्यूज होते हैं इसको क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से आप यूरेनियम 235 को एनरिच करते हैं, शुद्धिकरण का काम करते हैं और इसका इस्तेमाल फिर आप परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। ईरान को बोला गया था पहले कि आप परमाणु संवर्धन ज़्यादा नहीं करेंगे और 3% निर्धारित किया गया था, बोला गया था कि इतना ही यूरेनियम संवर्धन करेंगे, लेकिन माना जाता है कि ईरान ने 60% संवर्धन तक पहुँच हासिल कर ली है, जिससे कि ये कभी भी आने वाले समय में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। तो ईरान को सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं पहले ही। जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो इस साइट को बताते हैं कि सबसे बड़ा परमाणु खतरा है हम लोगों के लिए। इसके अलावा अब इस जगह को टारगेट किया गया और जगह को टारगेट करके बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी कोशिश यही थी कि इस साइट को डिस्ट्रॉय किया जाए। हालांकि आप लोग को लगता होगा कि हाँ, इस साइट का उद्देश्य ये था कि बिल्कुल युद्ध करना है या नुकसान पहुंचाना है। देखिए, इस पूरे के पूरे जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, इसका पूरा उद्देश्य बताया है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा हम कोई नुकसान और पहुंचाने का उद्देश्य इसमें नहीं रखते। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट है वो है तेहरान की। ठीक है, तेहरान तो वैसे ईरान की राजधानी भी है, लेकिन यहाँ पर इसका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, तो राजधानी में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। 1967 में अमेरिका की मदद से ही इसकी स्थापना भी की गई थी। यहाँ पर 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने की क्षमता है, जो परमाणु हथियारों के लिए संवेदनशील माना जाता है। राजधानी है, जैसा कि आपको बताया भी। संसद के अलावा यहाँ पर सरकार के कई अहम ऑफिस भी हैं और अयातुल्ला खमेनी जो सबसे बड़ा नेता है फिलहाल ईरान के अंदर, वो भी यहीं पे ही पाया जाता है। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स भी हैं। तो फिलहाल इन सभी के लिए टारगेट करने के लिए ये हमला किया गया था। इसके साथ साथ तेहरान के आसपास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भी कई ट्रेनिंग सेंटर है और हथियार डिपो हैं, तो उन सभी को यहाँ पर टारगेट किया गया। जो प्रमुख यहाँ पर कमांडर जैसे कि हुसैन सलामी, बघेरी, ठीक है, इसके अलावा परमाणु वैज्ञानिक थे, जो वो लोग भी यहीं पे थे और उन लोगों को भी टारगेट किया गया और उन लोगों की मौत यहाँ पर इसी वजह से हो भी गई है। ठीक है, तो इस हमले का मुख्य उद्देश्य क्या था? इजराइल ने नेतृत्व पर सीधा हमला की जनता को यह बताया कि ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक भी वो पहुंच सकता है, कुछ भी इजराइल से दूर नहीं है ईरान के अंदर। ठीक है, तीसरी साइट के ऊपर जिस पर हमला किया गया उसकी बात करते हैं। तो तीसरी साइट यहाँ पर इस्फहान, यहाँ पर परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है, तो यह इस शहर के अंदर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत 1999 में हुई थी। इस शहर में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी बनाया गया है और यह पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट यहाँ पर अमेरिका के रखे जाते हैं, जो ईरान ने खरीदे थे पहले। इससे ईरान ने 1979 की क्रांति से पहले ये खरीद लिए थे। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि इस बार के हमले में एयरबेस पर स्थित एक रडार केंद्र को खासतौर पर निशाना बनाया गया था। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था और इस बार 3 ड्रोन से यहाँ पर हमला किया है। ठीक है, ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि 2 ड्रोन तो मार गिरा, लेकिन एक ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इस हमले का उद्देश्य क्या था? ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने से रोकना। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी है ये हिजबुल्लाह, हमास, तो यहीं से हथियार भी सप्लाई किए जाते रहते लगातार। इसके अलावा अराक जो हैवी वाटर रिएक्टर है, अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है और इससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है, जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे मुख्य रूप से अनुसंधान और रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अराक रिएक्टर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक माना जाता है और पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका और इजराइल वो इस मामले में चिंता भी जताते रहते हैं और रिएक्टर का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन के लिए हो सकता है, ये बात वो बताते हैं। तो यहाँ पर हमला करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोक देना। तो ये चारों की चारों इसकी परमाणु साइट्स हैं। इसके अलावा तबरीज और साथ साथ जो करमानशाह है, इन दोनों को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि जो तबरीज है वहाँ पर मिलिट्री बेस है और एक बड़ी तेल रिफाइनरी है। ठीक है, अजरबैजान प्रांत की राजधानी है तबरीज। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्लेस है। कोई परमाणु ठिकाना तो नहीं है, लेकिन ये तुर्की और अर्मेनिया की सीमा के करीब है। पता चलता है कि हम मिलिट्री वेयर हाउस है, मिलिट्री प्रोडक्शन यूनिट है और उसके अलावा IRGC के कई ठिकाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों को और ड्रोनों का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। तो इजराइल ने 2023 में भी यहाँ पर एक ड्रोन फैक्ट्री पे हमला किया था, फिर दोबारा किया है। तो इस हमले के तहत पता चलता है कि भाई तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है और साथ साथ हमला करने का मकसद ईरान की तेल क्षमता को भी कमज़ोर करना था। तो सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमज़ोर करना इसका उद्देश्य। और इसके अलावा ईरान की राजधानी बगदाद के पास करमानशाह, हम लोग ये इराक की राजधानी बगदाद के पास करमानशाह नाम की जगह है। तो ईरान का मिसाइल बेस है, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ मौजूद है। ठीक है। करमानशाह शहर इराक के दियाला प्रांत और सुलेमानिया क्षेत्रों के पास में पड़ता है। ठीक है। 150 से 200 किलोमीटर दूर है राजधानी बगदाद से। तो महत्वपूर्ण सीमा क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा खोसरोवी सीमा चौकी भी है। तो महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है ये। तो इसी वजह से हमला किया गया, क्योंकि अक्टूबर 2024 के ईरानी मिसाइल हमलों के बाद करमानशाह से संभावित जवाबी हमलों को रोक दिया जाए, ये चाहत थी। तो इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों को टारगेट किया गया। तो आपको पता चलता है कि 6 क्षेत्रों को टारगेट क्यों किया गया था इसराइल के द्वारा। इसराइल ने जवाब दिया है मिसाइलों से और साथ साथ ड्रोनों से, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ये वॉर लंबी चलने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया अशांत। बाकी देखेंगे आने वाले समय में होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि मेरा रोल नहीं है, पूरी दुनिया शांति की गुहार लगा रही है। अमेरिकी के अंदर कई सांसद हैं जो लगातार कह रहे हैं कि इसराइल का जो निर्णय था हमला करने का, ये बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन फिर भी इसराइल को ठीक लगा, उसने हमला किया। और इसराइल की लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि एक समय दोस्त हुआ करते थे दोनों देश, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये युद्ध कहां जाएगा, कैसा होगा नहीं पता, देखते हैं। लेकिन दोनों के ऑपरेशन क्लियर हो चुके हैं। इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान का यहां पर हो चुका है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो बाकी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। पर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ये है कि स्टडी आईक्यू ने शुरू की है आप लोग के लिए ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल, जो 15 जून तक है। यहाँ आपको मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट। ये बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में परीक्षा देकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हमारा P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा है ये, जहाँ आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाती है। क्लासेस भी आपको मिलती है, नोट्स भी आपको मिलते हैं और आपका सारा मामला 1-to-1 मेंटरशिप के तहत बेस्ट होता है। इसके अलावा जो मंथली टेस्ट में टॉप परफॉर्म होता है उसको 11,000 का प्राइस मिलता है। और अगर आप लोग इस बैच में एनरोल रहते हैं और आप प्रे क्लियर करते हैं तो आप लोगों की पूरी फीस भी वापस हो जाती है। तो KL लाइव कोड यूज करना है बेस्ट डिस्काउंट लेने के लिए स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पे, और 15 जून तक यानी कल तक ही ये सेल वैलिड है। मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को फाइल मिल जाएगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमने करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में, लेकिन तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक पहले साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.